हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। देखो, धारिता का जो चैप्टर पढ़ रहे थे कैपेसिटर, तो मैं क्या करूंगा, आपको 5 मिनट आपसे शेयर करूंगा कि जो पिछला पार्ट पढ़ा आपने उसकी अभ्यास हो जाए, उससे संबंधित कुछ चीजें याद आ जाए आपको, तभी जाकर जो दिखाई दे रहा बोर्ड के सामने ये कुछ न्यूमेरिकल्स लिए, इन न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे और इनको समझेंगे। समझने से पहले क्या है, थोड़ा सा इसको क्या है बेसिक जानकारी लेते हैं कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर जैसे शुरुआत में पढ़ा आपने, तो आपने क्या क्या देखा, थोड़ी सी बेसिक जानकारी प्राप्त कर लीजिए, तब जाकर इस न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट देखिए आप, जब धारिता का सूत्र आपने प्रूव किया था तो आपने कहा Q समानुपाती V और Q बराबर CV, और C है धारिता का नियतांक, तो यह हो जाएगा Q/V। ये आपका धारिता का फॉर्मूला आ गया। इसका मात्रक आपने कहा कूलाम इंटू वोल्ट या फेरेड होता है। यह तो आपने समझा धारिता की परिभाषा। और धारिता की परिभाषा के बाद में आपने अलग अलग परिभाषा समझी कि समांतर प्लेट में जो संधारित्र होती है वो अगर निर्वात में है तो उसकी जो धारिता है C0 ε0 A/d। यह तो था निर्वात में। और माध्यम में कोई पदार्थ हो तो E0 ER/AD। तो आप इसको इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हो ERC0, ये ER गुना ज्यादा होती है। यह तो हो गई निर्वात के लिए, यह आपकी हो गई माध्यम के लिए। अगर कोई D मोटाई की परत हो, अगर कोई T मोटाई की परत दे दी जाए, तब आपने बच्चों देखा होगा C बराबर ε0 A, और नीचे क्या था D - T प्लस T/ER। कुछ ये आपने धारिता पढ़ी। अब इनके मैं छोटे छोटे थोड़े डायग्राम बना दूं तो आपको क्या इसके बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो जाए कि आखिरकार सर ने तो ये सूत्र तो लिख दिए, पर ये सूत्र लिखने से पहले ये किस चीज का डायग्राम था, तो उससे संबंधित मैं क्या थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी दे देता हूं। देखिए, ये आपकी पैरेलल दो प्लेट है, समांतर प्लेट है। समांतर प्लेट में आपने एक में पॉजिटिव चार्ज लिया, एक में आपने नेगेटिव चार्ज लिया, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लेने पे क्या हुआ, देखो ध्यान से बच्चों, इसमें आपने निर्वात है तो यहां से विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या हो जाएगी, देखिए E, और इसकी मध्य की डिस्टेंस D हो जाएगी, और ये सिग्मा प्लस और ये सिग्मा माइनस। इस तरह की जो समांतर प्लेट है, जो उनके मध्य की दूरी D है, तो इनके सापेक्ष जो धारिता ज्ञात करते हो वो आ जाएगी ऐसे। और जब माध्यम हो, कहने का मतलब यह है कि जब कोई प्लेट के अंदर पूर्ण रूप से माध्यम हो, माध्यम का मतलब हो गया कि ER नाम का पराविद्युतांक पदार्थ भरा हुआ है। इस पराविद्युतांक पदार्थ के अंदर यह तो D डिस्टेंस, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, और ये सिग्मा प्लस और सिग्मा P माइनस, या इसको P को उठा दीजिए आप, ये प्लस और ये माइनस। ये डायग्राम हो गया माध्यम। जब दो समांतर चालक प्लेट के मध्य कोई पराविद्युतांक पदार्थ ना हो, एज ए निर्वात व हवा में स्थित हो, तब तो उस मध्य धारिता का मान आ जाएगा ε0 A/d। और जब समांतर प्लेट के मध्य में KR या E या K जो भी वो पराविद्युतांक पदार्थ पूर्ण रूप से भर दिया जाता है कि इनके मध्य कोई भी गैप ना हो, कोई एयर में ना हो, तब जाकर इस धारिता का मान होता है ε0 εr A/d। तो इसका मतलब होगा कि ये निर्वात की तुलना में ER गुना ज्यादा होती है। अब दूसरा और ये देखते हैं कि जब T मोटाई की परत हो, इनके मध्य क्या हो बच्चों, देखो ध्यान से, T मोटाई की जब परत हो तो इसका मतलब हो गया कि ये जो T मोटाई की परत है और ER नाम का पराविद्युतांक पदार्थ है और D नाम की गैप है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, और ये होगा सिग्मा प्लस और ये होगा माइनस सिग्मा। इनमें कह रहा है, और इनके मध्य में गैप है एयर, मानिए निर्वाती हवा में स्थित है। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, इसकी जो समीकरण है या इसका जो सूत्र है वो यह आ जाएगा। इन तीनों डायग्राम के माध्यम से इन तीनों फॉर्मूलों को आपने ड्राइव कर रखा है और पढ़ भी रखा है। यह तो थी बेसिक जानकारी जो कैपेसिटर के बारे में जानकारी। कैपेसिटर क्या होता है, दो संधारित्र होती है ना, दो चालक प्लेट होते हैं, उनके अपोजिशन चार्ज का एक युग्म होता है। अपोजिशन चार्ज का मतलब एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। इन दोनों प्लेट पैरेलल में होती हैं, इनके मध्य की डिस्टेंस D होती है और ये चार्ज को स्टोर करने के काम में आती है। तो ये तो आपका पार्ट हो गया निर्वात में, और ये हो गया माध्यम में, और ये
टी मोटाई की जब परत हो, तब ये तीनों का फॉर्मूला आपके सामने हो गया और ये धारिता का फॉर्मूला आ गया। और धारिता क्या करती है, आवेश का स्टोर करने का काम करती है, स्टोरेज का। तो जैसे इन्वर्टर होता है ना अपने घरों के अंदर, इन्वर्टर क्या काम करता है कि जब घर की लाइट चली जाती है वो स्टोर की हुई एनर्जी को डीसी से एसी में कन्वर्ट करके आपके घर की जो सप्लाई है वो पुनः चालू कर सकते हैं। इस तरह से जो बैटरी होती है, इन्वर्टर बैटरी होती है, उसी का दूसरा नाम कैपेसिटर बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है कैपेसिटी का माने कैपेसिटी को होल्ड करना, चार्ज को होल्ड करना, सीधा सा इसका बेसिक जानकारी। ये तो पार्ट हो गई आपको धारिता से। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सीरियल और पैरेलल, इसके बारे में जानते ही आप संबंधित थोड़े न्यूमेरिकल में आएंगे। वो सीरियल और कॉम्बिनेशन से जानने से पहले छोटे छोटे न्यूमेरिकल ले लेते हैं इनसे तीनों से, तो इनके डाउट क्लियर हो जाए साथ साथ में। जब तक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो डाउट क्लियर नहीं होते। और न्यूमेरिकल इजी वो हाई की तरफ चलिए, आप डायरेक्ट हाई पर्सन पकड़ोगे या हार्ड पर्सन को देखोगे तो आपकी समस्याएं ज़्यादा आएंगी। हो सके तो छोटे पर्सन को करते हुए मीडियम और हार्ड की तरफ बढ़िए। उनसे क्या होगा, आपकी जो जानकारियों का जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उस पर्सन को समझने में आसानी होती है। तो सबसे पहले इन तीनों पार्ट से संबंधित न्यूमेरिकल लेते हैं, छोटे छोटे आपको बेसिक जानकारी देते हैं। देखिए मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ, ये सूत्र है, इस सूत्र को मैं वापस उसी अवस्था में रख रहा हूं। देखिए देखो बच्चों, ये जो फर्स्ट है ये एप्सिलॉन 0 है। तो आपको मैं पहले एक छोटा सा डायग्राम बना दूं, तो क्योंकि हर एक चीज पता चलनी चाहिए कौन सी चीज कब दी रखी है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, और ये इनकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस दिशा में होती है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एप्सिलॉन 0, तो ये मान आपको दिया हुआ नहीं मिलेगा न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में एप्सिलॉन नोट या एप्सिलॉन 0 का मान नहीं दिया होगा। अगर दे भी दिया अच्छी बात है, नहीं तो ये आपको याद होना चाहिए, इसका मात्रक सहित याद होना चाहिए। तो ये कूलाम के नियम से काम में आता है 8.85 इंटू 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। ये तो बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट हो गया एप्सिलॉन नोट। अब ये जो डी है, डी ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा मीटर में नपती है। तो आप देखिए ध्यान से, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। ए और बी प्लेट के मध्य की दूरी क्या है, डी है। तो डी की दूरी अगर मीटर में दे दी जाए तो आप मीटर में कर देना। अगर किसी कारणवश वो सेंटीमीटर में दे दी तब आपको बच्चों क्या करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है और 10 की घात -2 लिखना है, या आप इसमें 100 का भाग दे सकते हो। तो आप इस तरह से लिख दीजिए ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लिए। अगर ये हो गया मीटर, अब आपके पास है ए का बेटा मात्रक होता है एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल। तो ऐसे दिया होगा या 1 मीटर का स्क्वायर। इस संकेत से पता चल रहा है कि मीटर की घात स्क्वायर का मतलब ये एरिया को डिजाइन कर रहा है, तब आप क्या कहते हो 1 मीटर का स्क्वायर। अगर वो सेंटीमीटर में दे दे कि 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो क्या करोगे आप 1 गुणा 10 की घात -2 मीटर का स्क्वायर, तब आपका ये हो जाएगा 10 की घात -4 मीटर का स्क्वायर। ये आपका पार्ट हो जाएगा एरिया। देखो बच्चों, मैं न्यूमेरिकल कराने से पहले आपको ये बेसिक जानकारी दे रहा हूं कि प्रश्न पूछने का तरीका, उनसे संबंधित सोल्व करने का तरीका जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है फिजिक्स के अंदर। यह नहीं है कि डायरेक्ट आप उत्तर निकालने से सोल्व नहीं होता। एक प्रश्न की बनाने की विधियां बहुत तरीके से हो सकती हैं। किसी भी, देखो आपके सामने एक प्रश्न है, अब आपसे ये सी भी पूछ सकता है, ए भी पूछ सकता है और डी भी पूछ सकता है। इसी प्रश्न से 3 प्रश्न क्रिएट हो रही, तो तीनों प्रश्न को अलग अलग सोल्व करने की बजाय इनके कंसेप्चुअल कि ये कितने तरीके से रेंडमली चलता है, इनमें कौन सा सूत्र फॉलो करते हैं, कौन से मात्रक से पता चलता है क्या तो दिया गया है, क्या ज्ञात करना है। अब आपने मात्रक से अनुमान किया कि अगर लास्ट में इस तरह की कोई राशि दी हो या मात्रक दिया हो, तब आप इस मात्रक को समझते हो एप्सिलॉन नोट। लास्ट में मीटर हो तब समझते हो आप डिस्टेंस को, और मीटर स्क्वायर हो तब आप समझते हो एरिया को, वॉल्यूम हो तो मीटर की घात क्यूब से। इस तरह से संबंधित प्रश्न आते हैं। और ई एम मीडियम या ई आर पैराविद्युतांक है, इसका मान 6 दे दिया, तो इसमें कोई मात्रक नहीं होता है, इसमें कोई मात्रक नहीं होता। ई आर का डायरेक्ट आपको मान रखना होता है। ई आर होता है पैराविद्युतांक,
इसका कोई न तो मान होता है न कोई मात्रक होता है। ये इसकी परिभाषा जब आप बनाओगे तो ऐसे बनती है, 0 माध्यम में और निर्वात में विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है उसी को बोलते हैं पराविद्युतांक, और ये पराविद्युतांक का मान अलग अलग होता है। अब धातुओं के लिए, मेटल के लिए तो होता है अनंत, और हवा के लिए होता है 1। इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको जानकारी हो गई दूसरे से। अब तीसरे प्रश्न से संबंधित अगर वो कह दिया जाए कि टी का जो मान है वो 3D/4 है, इस मान में रखकर क्या बच्चों आप मान निकाल सकते हो? पहले प्रश्न में तो आपको इस तरह से दे दिया जाएगा तो आपसे ये मान पूछेगा। दूसरे प्रश्न में ओनली एक एक्स्ट्रा ER है, ये ER है पराविद्युतांक। पराविद्युतांक का मान आपके पास 6 दिया हुआ है, तब आप इसकी भी मान निकाल सकते हो। थर्ड में क्या है, कह रहा है कि टी मोटाई की परत में जब कैपेसिटर या धारिता ज्ञात करते हैं तो क्या टी की जगह 3D/4 रखने पे तो इसके धारिता के मान में कितना गुना वृद्धि होगी या कमी होगी, इस टॉपिक से संबंधित न्यूमेरिकल की चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए आप, इस टॉपिक का जो ये न्यूमेरिकल है इस फॉर्मूले में रखकर अप्लाई करते हैं और एक स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखना। बच्चों ये आपके सामने सूत्र है टी मोटाई का, तो मैं इसके संबंधित आपको डायग्राम बना देता हूं तो आपको समझ में आ जाए कि आखिरकार ये डायग्राम कैसे होगा। तो ये तो डिस्टेंस हो गई डी, और इनमें कह रहा है कि ये टी मोटाई की परत है, टी मोटाई की, और ER नाम का पराविद्युतांक है, और ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, और ये A हो गया, ये B हो गया, और ये सिग्मा प्लस और ये सिग्मा माइनस। ये डायग्राम से आपका फॉर्मूला आ गया ये, और इनके अंदर एक गैप है, गैप के अंदर एयर है, एयर का मतलब होता है हवा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन ये दे रहा है कि जो C का जो मान है इस फॉर्मूले में आपको T की जगह 3D/4 रखकर यह चेक करना है कि इसके धारिता के मान में कमी होगी या वृद्धि होगी। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तब आप इस फॉर्मूले को फिल करो। C बराबर ε0 A, अब D है तो D रख दीजिए, और T की जगह क्या रखोगे 3D/4, 3D/4 प्लस, और यहाँ क्या रखोगे 3D/4 और यहाँ ER, ये आपका मान हो जाएगा। ये रखने के बाद आपकी ये समीकरण आ जाएगी। अब ये कह रहा है कि ये अंश का भाग और ये हर है, इस भाग को सोल्व करते हैं, तो आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगी बच्चों 4D - 3D/4 प्लस 3D/4 ε/r, और ये जो मान है ये मान वैसा का वैसा आ गया, कोई प्रॉब्लम? ध्यान से देखिए, 4 को यहाँ ले जाएंगे या इसको बराबर करने के लिए अपन 4 को गुणा कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, और यहाँ 3D/4, 4 में से 3D को निकालेंगे कितना बचेगा, यहाँ से लिख दे ε0 A/D/4 इंटू 3D/4ER। अब देखिए ये मान आ गया, इस मान में आपको कॉमन लेना है। क्या क्या कॉमन ले सकते हो देखिए बच्चों ध्यान से, ε0 A/D, अगर ये पोर्शन अगर कॉमन ले लेंगे ना अपन तो ये C0 निर्वात का मान हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए क्या मान आता है, 1 यहाँ से कॉमन आ गया, 1 आ गया, यहाँ से अपन क्या लिया D ले लिया, तो यहाँ से क्या 1/4 D 3/4 ER, ये आपका मान बचेगा। अब इनको जब सोल्व करते हो तो इनमें 4 तो कॉमन आ रहा है, यहाँ ER ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा C ε0/D 1/, ये तो हो जाएगा ER, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 ER। देखो बच्चों अब ये मान ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर ε0 A/D 4 ER/3। तो कहने का मतलब ये हो गया C बराबर 4 ER/ER+3 और C0। कहने का मतलब यह है कि जब T मोटाई की परत का मान 3D/4 रखते हैं तो
इसके धारिता के मान में 4ER एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है धारिता का मान। तो इसका मतलब होता है कि जब भी कोई धारिता के अंदर माध्यम रख दिया जाता है तो पहले की तुलना में उस धारिता का मान बढ़ जाता है। तो कुछ है नहीं, बेसिक नहीं बेटा, जानकारियाँ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूमेरिकल का प्रश्न का उत्तर जो भी आए बट उसमें फिल करने का तरीका से सीक्वेंस के अनुसार जब चलोगे तो ऑटोमेटिक आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कोई कॉन्फिडेंस कोई ऊपर से नहीं गिरता है, लगातार उस फील्ड में जब आप काम करते हो तो आपकी जो इंटरनल जो पावर्स होती हैं उसके बारे में आपको अनुभव होना शुरू हो जाता है। जैसे आपका सब्जेक्ट हो या अपने बॉडी के ऊपर काम करते हैं, जैसे आज है योगा डे, आज कितने हैं 21 जून है, 21 जून को क्या योग दिवस मनाते हैं। तो योग दिवस के बारे में लगातार आप अपने बॉडी पे टाइम दोगे, सुबह सुबह 1 घंटा कि आप मेडिटेशन करोगे, भ्रमण करोगे, वॉकिंग करोगे तो आपकी बॉडी आपका सहयोग करेगी। वही चीज़ यहाँ लागू होती है। अब लगातार जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे या सीखोगे तो इससे क्या आपको एक एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस से आपका कॉन्फिडेंस मिटेगा और आप लगातार जो कठिन से कठिन प्रश्न है उसको तोड़ने में भी आपको आसानी हो जाएगी क्योंकि आपका लगातार का एक्सपीरियंस है। इसी तरह से ये प्रश्न आप बना सकते हो। अब जरूरी नहीं है मान कुछ भी आए, बट आपका जो तरीका जो सीक्वेंस सही होगा तो आप मान एकदम करेक्ट निकाल सकते हो। ये तो पार्ट था इससे। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सीरियल एंड पैरेलल। थोड़ा सा मैं आपको सूत्र बता दूं, सूत्र के बाद इन प्रश्नों को चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ सीरियल तो एक तो मान होता है CS, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं 1/C1 1/C2 1/C3 डॉट 1/CN। ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया आपका श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम धारिता का फॉर्मूला होता है C1 C2 C3 डॉट CN। ये हो गया आपका समांतर क्रम। देखिए बच्चों, प्रतिरोध में तो क्या होता है कि श्रेणी क्रम में सीधे R जुड़ जाते हैं और समांतर क्रम में क्या है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जुड़ जाते हैं। जबकि कैपेसिटर में थोड़ा सा अलग है, श्रेणी क्रम में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 जुड़ जाते हैं और समांतर क्रम में C1 C2 C3 का मान ऐड हो जाता है। ये आपके सामने फॉर्मूला है। अब मैं आपको C1 C2 C3 C4 का मान दे रहा हूं, देखिए ध्यान से। C1 C2 C3 C4 का मान दे रखा है मैंने 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है बच्चों, तो आप इनका मान जब ज्ञात करते हो तो क्या क्या आएगा, पहले C ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, टोटल CS और CP इनका मान चेक करते हैं। बाद में इसी प्रश्न को मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा। ये आपके पास डायग्राम है, ये है श्रेणी क्रम का, ये है समांतर क्रम का और ये आपके सामने क्वेश्चन है। कह रहा है C1 C2 C3 C4 का मान दे रखा है, कुल CS या CP। ये इसका मतलब होगा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का मान ज्ञात करो। आप ध्यान से देखिए, जो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ऊपर है, मैं डायरेक्ट मान लिख रहा हूं उसका CS बराबर 1/4 1/4 1/4 1/4। अब इनका एलसीएम आएगा 4 1 1 1 1 4/4 बराबर 1। तो CS का जो मान है वो जाएगा 1 माइक्रोफेरेड और CP का जो मान है वो क्या जाएगा बच्चों, देखो CP का मान में आप जोड़ दीजिए, 4 जगह है तो 4 8 12 16, 4 जगह ने 4 चौक 16 माइक्रोफेरेड। तो CP का मान आ गया 16 माइक्रोफेरेड। तो इनसे दो चीजें क्लियर हो गई कि जब धारिता का मान बढ़ाना हो तो परिपथ को या जो सर्किट है उसको किस में लेना चाहिए, समांतर क्रम में लेना चाहिए। और धारिता का मान कम करना हो तब हमेशा श्रेणी क्रम में लेना चाहिए। अब आपके सामने है, देखो दोनों का जो मान है, दोनों फॉर्मूले के माध्यम में यह मान रखा
CS का मान तुम्हारा 1 माइक्रोफेरेड और CP का मान आ रहा है 16 माइक्रोफेरेड, तो 15 गुना 16 गुना ज़्यादा हो जाता है धारिता का मान। ये तो था कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन को इन डायग्राम में अप्लाई करते हैं और ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं परीक्षा में या आपके एग्जाम्पल आते हैं। इन प्रश्नों को अगर ध्यान से 2 प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया, इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो कवर कर दोगे। देखिए अब ध्यान से कैसे करते हैं। पहला एक छोटा प्रश्न लेते हैं, इनसे थोड़ा उसका डाउट क्लियर हो जाए। देखो बच्चों, ये आपकी धारिता है, यह धारिता मैंने यहां ले ली। ये हो गई 1 माइक्रोफेरेड, ये हो गई 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, और ये हो गई 2 माइक्रोफेरेड, और ये बिंदु बी और ये बिंदु ए व बी बिंदु की कुल धारिता ज्ञात करो। इस तरह का जब प्रश्न आए तो आपको पता ही है कि ये तो है दोनों पैरेलल, तो पैरेलल को जब ज्ञात करते हो बाद में एक सीरियल कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो सबसे पहले पार्ट करते हो इस डायग्राम को। जब इस डायग्राम को सोल्व करते हो तो CP का जो मान है वो क्या होता है बच्चों, C1 + C2। तो इसका जो मान आएगा वो क्या जाएगा, 2 + 2 तो 4 माइक्रोफेरेड। तो इसका जो कॉम्बिनेशन वो इस तरह से बनेगा। यहां तो आ जाएगा 1 माइक्रोफेरेड या 4 माइक्रोफेरेड। यहां से देखिए बच्चों, यहां जाएगा 2 माइक्रोफेरेड और ये बी। अब ये जो कॉम्बिनेशन है वो C1 का है, 1/CS, 1/C1, 1/C2, 1/C3। ये C1, ये C2, ये C3, 1/1, 1/4, 1/2। अब इनका जब एलसीएम ज्ञात करते हो 1, 2, 4, तो 2 से करोगे 1 आएगा 2 आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा 4, तो इससे 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, 7/4। ये किसका मान आ जाएगा, 1/CS का मान आ जाएगा, और CS को मान ऊपर ले जाएंगे तब आ जाएगा 4/7 माइक्रोफेरेड। तो देखो बच्चों, इसका CS का मान है वो तो कुछ अलग आ रहा है और CP का मान कुछ अलग आ रहा है। इनको दोनों के माध्यम से अपन कुल CS का मान ज्ञात कर लिया। A व B बिंदु के मध्य कुल धारिता का मान आ गया 4/7 माइक्रोफेरेड। इसी तरह इन सर्किट को क्लियर करते हैं। देखो बच्चों, समझने की कोशिश करना, दोबारा समझा दूं। ये आपके पास डायग्राम है। इस तरह के जो सर्किट है समांतर क्रम को पहले ज्ञात करते हैं। समांतर क्रम में क्या, इन दोनों का एडिशन हो जाता है। इनका एडिशन करके 4 माइक्रोफेरेड ये आपने यहाँ डिजाइन कर दिया। 1 माइक्रोफेरेड यहाँ गया और 4 माइक्रोफेरेड यहाँ गया और 2 माइक्रोफेरेड यहाँ गया। अब इन तीनों का जब टोटल करना हो तो ये एक ही पंक्ति में है या एक ही सीरीज में है, तो ये सीरियल का फॉर्म लागू हो जाएगा और ये सीरियल का फॉर्म लागू होते ही आपने फॉर्म में अप्लाई करके ये मान आपने ज्ञात कर लिया। ये तो था बेसिक। इन बेसिक के बढ़ते हुए क्रम में इस प्रश्न को सोल्व करते हैं, इनके तरीके को देखते हैं। देखिए बच्चों आप ध्यान से, देखिए बच्चों, फर्स्ट जो पर्सन है उस पर्सन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। ये कह रहा है कि बिंदु A व B, ध्यान से देखना, बिंदु A व B इनके मध्य की कुल धारिता ज्ञात करो, और A व B मध्य की जो धारिता का जो मान है वो टोटल है 5 माइक्रोफेरेड, और सब माइक्रोफेरेड में दिया हुआ है। धारिता का मात्रक होता है फेरेड और माइक्रो का मतलब होता है 10⁶ से व्यक्त करते हैं। यह आपको बेसिक जानकारी है, नहीं तो मैं एक बार थोड़ा सा बता दूँ। 1 फेरेड में 1 फेरेड, 1 मिली फेरेड में कितने होते हैं बच्चों, 10⁻³ फेरेड। 1 माइक्रोफेरेड में कितने होते हैं, 10⁶ फेरेड। और 1 नैनोफेरेड में कितने होते हैं, 10⁹ फेरेड। 1 पिकोफेरेड में कितने होते हैं, 10⁻12 फेरेड। तो इन माध्यम में दिया तो आप कन्वर्ट करके डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं है लास्ट में जो भी मान है वह माइक्रोफेरेड रख सकते हो।
मात्रक अगर नहीं लिख रहे हो, आप मान का कैलकुलेशन करके और लास्ट में जो संख्या समान दी होती है वो संख्याएं आप उसके मात्रक के सामने रख दीजिए। देखिए अब ध्यान से, तो इस प्रश्न को जब सॉल्व करते हैं तो बच्चों ध्यान से देखिए, आप ये पोर्शन पहले सॉल्व कर रहे हो या ये कर रहे हो, आपकी मर्जी है। इसमें 2 पोर्शन सॉल्व होंगे, एक पर्सन तो यह सॉल्व होगा फर्स्ट और एक पर्सन यह सॉल्व होगा सेकंड। तो अब ध्यान से देखिए कि जो मैंने गोलाकार आकृति दे रखी है इनमें दोनों में क्या समांतर क्रम दे रखे, समांतर क्रम का मान जोड़कर इस धारिता को श्रेणी क्रम में बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए, समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है Cp बराबर C1 प्लस C2 और यहाँ Cp का मान है 1 प्लस 1 बराबर 2। ध्यान से देखिए 2 माइक्रोफैरड, यहाँ Cp का मान तो आ जाएगा 2 और यहाँ कितना जाएगा 4 प्लस 4 8। तब इसका जो डायग्राम है वो ध्यान से देखिए क्या बनेगा, एक तो यह बनेगा और यह धारिता यहाँ आ जाएगी और ये नोड आ जाएगा और इस धारिता का यहाँ मान आ जाएगा और यह धारिता यहाँ जाएगी और यहाँ से जोड़ हो जाएगा और यहाँ से बी बिंदु आ जाएगा। तो ये जो धारिता है 2 माइक्रोफैरड वैसा का वैसा रख दिया और यह सी धारिता और ये कह रहा है ये 8 हो गई 8 माइक्रोफैरड और ये कितना हो गया 2 माइक्रोफैरड। देखो बच्चों, आपने इन दोनों का जब दोनों का योग किया तो 1 1 2, तो ये तो हो गया 2 माइक्रोफैरड टोटल योग। एक आपने देखा 4 और 4, तो दोनों का जो ये पार्ट है 4 4 4 प्लस 4 8, Cp का फॉर्मूला लगेगा समांतर क्रम में, तो ये 8 आ गया। अब कह रहा है ये ए और बिंदु बी। अब इन धारिताओं को जब आप खींचते हो बच्चों ध्यान से देखो, तो ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन ये तो चला जाता है ऊपर और ये जो पोर्शन है यह जाता है नीचे। ध्यान से देखिए, जब बिंदु ए बी को जब आप ऐसे सीधा रखते हो तो सीधा करते हैं ये मोमेंटम, ये पार्ट तो ऊपर चला जाता है और ये पार्ट नीचे आ जाता है। ऊपर वाले पार्ट को ऐड कर दीजिए, नीचे वाले को नीचे पार्ट में ऐड कर दीजिए, तो ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो ये है श्रेणी क्रम में, तो आपका जो पार्ट है वो इस तरह से आ जाएगा। या एक सीधी रेखा खींचोगे तब यह बी पॉइंट आ जाएगा, या ए पॉइंट आ जाएगा। 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड सी 8 माइक्रोफैरड। देखो बच्चों, ये पार्ट श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में CS का फॉर्मूला होता है C1 डॉट C2 अपॉन C1 प्लस C2। यह फॉर्मूला होता है 2 के लिए। 3 के लिए आप 1 अपॉन CS बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो आप इन दोनों में इस फॉर्मूले में रखिए, क्या आएगा बच्चों 2 गुणा 2 2 प्लस 2 4 बटा 4 1। अब नेक्स्ट जब सीरीज आएगी वो कितना आ जाएगी 1 माइक्रोफैरड यह आ जाएगी। और नीचे ये क्या आ जाएगी बच्चों, यह आ जाएगा C प्लस 8। ध्यान से देखिए C गुणा 8 और C प्लस 8, ये पार्ट आ जाएगा आपका, ये धारिता, ये A ये B। आया समझ में बच्चों, ये पार्ट तो आ गया 1 माइक्रोफैरड और ये पार्ट आपको क्या है कि C के साथ में श्रेणी क्रम में जब आप करते हो तब वही फॉर्मूला आपका C1 डॉट C2 C1 प्लस C2। तब आप क्या करते हो कि ये जो धारिता का मान है इनको कंबाइंड करने से पहले तो इनका मल्टीप्लाई करते, C गुणा 8 C प्लस 8, ये आपका मान हो गया। इस मान को आपको यहाँ रखना है, कहाँ रखना है, यहाँ रख दीजिए। कोई दिक्कत, कोई डाउट्स? अब आपको इसको सोल्व करना है। अब सोल्व करोगे तो यह है एक दूसरे की क्या है समांतर क्रम। तब समांतर क्रम क्या होंगे, इन दोनों का मान को आपको क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। तो ये मान आ जाएगा 1 प्लस Cp का फॉर्मूला ये है ना बच्चों, Cp बराबर C1 प्लस C2। इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं। 1 प्लस C गुणा 8 C प्लस 8 और कह रहा 5 माइक्रोफैरड के बराबर है।
कितने फैरेड के बराबर है, ए बी का बिंदु 5 के बराबर। तब आप बच्चों देखिए पक्षांतर करके क्या आएगा, C + 8 + 8C अपॉन C + 8 × 5 माइक्रोफैरेड। तो ये माइक्रोफैरेड को लास्ट में ले लेंगे क्योंकि सारों का मान सेम आ रहा है। अब बच्चों इनको यहाँ से मान को चेक करोगे, आप करोगे तो देखो क्या आएगा। मैं मिटा रहा हूँ ऊपर से, आप स्टेप बाय स्टेप बताते जाना मेरे को अच्छे से। तो ये आ जाएगा बच्चों, ये जो है वो इनको सिद्ध में रखेंगे तो ये जाएगा C + 8 + 8C बराबर 5C + 8। तो 8 1 9 कितना हो जाएगा, 8 1 9C + 8 बराबर 5C + 40। अब इसका माइनस करोगे तो 9C - 5C ये हो जाएगा 5C, और ये क्या हो जाएगा 40 में से 8, तो ये 4C बराबर 32। C का मान आ जाएगा 32/4 8। तो C का जो मान आएगा वो जो आएगा वो 8 माइक्रोफैरेड। तो इसका जो C जो ज्ञात है ये 8 माइक्रोफैरेड आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 8 माइक्रोफैरेड। क्या ये पर्सन समझ में आया? इस तरह से जितने भी संबंधित हैं पर्सन ज्ञात कर सकते हो आप। किसी भी तरीके से किसी तरीके का एंगल दिया हो, कितना मान दिया गया हो, कितनी भी धारिताएं दी हो, आप बड़े आराम से इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। नहीं है तो आप कमेंट्स के माध्यम पूछ सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ, इस पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो। इस फर्स्ट पर्सन को मैं डिनोट को मिटा रहा हूं, यह आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आप सेकंड पर्सन की। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन को जब सोल्व करते हैं तो ध्यान से देखिए, एक बिंदु तो P है, एक बिंदु Q है, एक बिंदु R है और एक बिंदु S है। तो यहां से आप क्या मान लीजिए, R मान लीजिए, यहाँ S मान लीजिए। ठीक है बच्चों, इस तरह की जब सीरीज में दी हो कैपेसिटर तो कैसे मान ज्ञात करते हैं, इसी समीकरण को मैं यहाँ रखता हूँ। तो ध्यान से देखिए कि आपको P और Q का जब ज्ञात करते हैं तो यह जो पार्ट है यह पार्ट तो आ जाता है ऊपर, और यह पार्ट है यह पार्ट आ जाता है नीचे, और यह जो पार्ट है यह पार्ट होता है कॉमन। कॉमन माने उभयनिष्ठ। तो यह इस तरह की सीरीज बनती है। या इसको सिद्ध में बनाए तब जाके क्लियर होगा आपको डायरेक्टली इस तरह से। P Q R S इनका टोटल मान दे रखा है 4 माइक्रोफैरेड। तो C1 का मान दे रखा है 4 माइक्रोफैरेड, और C2 का मान दे रखा है 4 माइक्रोफैरेड, और C3 का मान दे रखा है 4 माइक्रोफैरेड, और C4 का मान दे रखा है 4 माइक्रोफैरेड, और C5 का मान दे रखा है 5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, देखो C5 का मान कितना दे रखा है, 5 माइक्रोफैरेड। अब इस P और Q के नोड को जब सरल करते हो आप सिद्ध में, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट और ये पार्ट श्रेणी क्रम में ऐड हो जाते हैं। देखिए ध्यान से बच्चों, क्या हो जाते हैं, श्रेणी क्रम में। तो ये जो पार्ट है वो ऐसे आ जाएगा, एक पार्ट, और यहाँ का दूसरा पार्ट, और इस पार्ट को यहाँ से, और आपका जो बेनिस्ट पार्ट है वो ऐसे हो जाएगा। ये C5, C1, C2, C3, C4, ये पार्ट हो जाएगा Q, और ये पार्ट हो जाएगा P, और ये पार्ट R और S। अब इन पार्ट को ऐड कर दीजिए C1 C2 का, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले के माध्यम से ज्ञात करते हो। 4 × 4 4 + 4 16/8
ये होगा 2 माइक्रोफैरड। इसी तरह यह आ जाएगा 4 × 4, 4 + 4 16/8, यह हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। इसका जो मान है वो तो आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड और इसका मान भी आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। अब आगे ज्ञात करते, कैसे ज्ञात होगा देखो बच्चों ध्यान से। एक तो यह जाएगा और एक पार्ट यह जाएगा, और इस पार्ट का कोई महत्व नहीं होता है। बीच में जो धारिता है वो धारिता का मान 0 होता है, संतुलित अवस्था होता है। संतुलित अवस्था की धारिता का मान नहीं ज्ञात करते हैं तो C5 नगण्य 0 के बराबर हो जाएगी। तो ये आपका पार्ट हो जाएगा C डैश और ये C डबल डैश। तो ये तो होगा 2 माइक्रोफैरड और ये पार्ट आ गया 2 माइक्रोफैरड और ये आपका पार्ट हो गया P और ये पार्ट हो गया आपका Q। तो Cp का जब फॉर्मूला लगाओगे तो C डैश क्या हो जाएगा बच्चों, C डैश + C डबल डैश। तो आपका जो मान है वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 2 + 2। तो या तो आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए 2 माइक्रोफैरड + 2 माइक्रोफैरड। तो Cp का फॉर्मूला आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। इसका जो टोटल मान है वो कितना जाएगा, 4 माइक्रोफैरड। तो कुल धारिता का मान वो हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड के बराबर आएगी। P और Q पॉइंट की जब कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटर तो 4 माइक्रोफैरड से संबंधित आती है। अब इनसे संबंधित बच्चों कुछ भी मान दिया होता है, आप C का भी ज्ञात कर सकते हो, अलग अलग मान दिया अलग अलग भी ज्ञात कर सकते हो। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की। आज न्यूमेरिकल का पोर्शन लिया थोड़ा, और थोड़े बहुत धीरे धीरे न्यूमेरिकल के पोर्शन लेते रहेंगे। आप कमेंट्स के माध्यम में पूछते रहिए, जो भी आपको पोर्शन पढ़ना उसी से संबंधित आपको बता दिया जाएगा और आपको पढ़ा देंगे। और ये मेरा जो वीडियो है इसको, जो मेरा जो चैनल है अरुण मेला फिजिक्स, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और आज मैंने न्यूमेरिकल की बात की, जैसे नेक्स्ट टॉपिक आएंगे इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। और आपको क्या समझ आया क्या नहीं समझ में आया कमेंट्स के माध्यम में बताइए, हम चर्चा करते हैं, बात करेंगे। और जो भी डाउट्सफुल आएंगे उनके डाउट क्लियर करेंगे। अगर आपको और भी ज़्यादा समझना है तो आप कमेंट्स के माध्यम में पूछ सकते हो कि सर थोड़ा सा और न्यूमेरिकल के माध्यम से समझाइए। तो ये पर्सन आपके कंपटीशन में बहुत योगदान देते हैं। एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ, आर्टिफिशियल AA है, SSR है, नीट है, मेंस है, वो इसी कंसेप्ट से पर्सन निकलते हैं। ज़्यादा कोई हार्ड नहीं होती है वो एग्जाम में, वो इसलिए हार्ड लगते हैं कि इनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। इन्हीं कंसेप्ट से वो पर्सन निकलते हैं। तो मेरी तरफ से मैंने वीडियो आज अपलोड कर दूंगा, कल तक आ जाएगा आपके पास सुबह। और इस वीडियो को हो सके जितना ज़्यादा शेयर करें और रीड किया करें, क्या दे रखा है क्या नहीं, उसके माध्यम से हमारे को भी पता चले। और आपको प्रश्न जो भी पूछना हो कमेंट्स में छोड़ दीजिए, आप कोई भी प्रश्न उसका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।